हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी वो हम लोगों ने कल समझ लिया था, देख लिया था। अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज मेरी अगर बात मानो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी उठाओ और जितनी भी चीजें हम आपको आप समझाएं लिखवाएं वो लिखो, ठीक है। तो चलो देखो, तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड आर कलेक्टिवली नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपको पता है कि पेरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड के दो ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उनका, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। अब आप देखो ग्रुप फर्स्ट में कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम। अब एक चीज आप लोग बताओ, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, बता सकता है कोई? क्योंकि वो मेटल में बिहेव करता है। एग्जैक्ट, है ना। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक, टिल नाउ, अभी तक उसकी पोजीशन पेरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, ठीक है। और देखो मैं जब भी आपसे कोई एल्कली मेटल बोले, जब भी बोले एल्कली मेटल, तो ध्यान रखना एल्कली मेटल सिर्फ ये जो देख रहे हो ये इतने ही एल्कली मेटल हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव और एल्कली मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज जिनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। आप उनकी प्रॉपर्टीज इतनी आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। तो जब भी मैं आपसे बोलूं एल्कली मेटल, तो आप याद करो कौन कौन से होंगे, लिथियम होगा, ठीक है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा और सीजियम होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, कल भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से एक बार बताओ, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, क्यों बोलते हैं इन्हें? सर इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। बस सीधी सी बात, ज्यादा खींचना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सीधा सिंपल सा वर्ड कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, दैट्स इट। अच्छा अब देखो एक चीज यहां से समझो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने लिथियम के आगे लिख रखा है क्रिम्सन, सोडियम के सामने येलो, फिर वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, एंड इधर ग्रुप सेकंड में आ जाओ तो बेरिलियम के सामने सिल्वरी व्हाइट, ग्रे व्हाइट, देन ब्रिक रेड, क्रिम्सन ग्रीन। तो ये क्या कलर है एलिमेंट के, ये क्या है, कोई बता सकता है क्या ये जो एलिमेंट है इस कलर के होते हैं? सर फ्लेम। एग्जैक्ट। बेटा क्या नाम बताया बेटा आपने, अपना नाम बताओ। सर ईशा। ईशा, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। ये इनके ओरिजिनल कलर्स नहीं है, ये इनके फ्लेम के कलर हैं। फ्लेम का कलर समझते हो? अगर मतलब आपने सोडियम को फ्लेम दिखाई, ठीक है, या फिर फ्लेम में रखा, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर शेल से एनर्जी लेके, क्योंकि आप फ्लेम दिखाओगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा, और जब हायर एनर्जी शेल से वापस से लोअर एनर्जी शेल में आएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस से आएगा, तो वो क्या करेगा, कलर को एमिट करेगा। तो ये वो सारे कलर हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा कि लिथियम जो है वो फ्लेम में कौन सा कलर शो करता है, तो आप याद कर लो क्रिम्सन, सोडियम कौन सा करता है, येलो करता है, पोटेशियम कौन सा करता है, वॉयलेट करता है, ठीक है। तो ये जो इतनी बात लिखी हुई है ये आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट लो, या नोट करना है तो नोट करो, जल्दी से करो, बहुत तेजी में। सबको ये वर्ड दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया, सिल्वरी, सबको दिख रहा है? यस सर। आप लोगों ने सबने सिल्वर एलिमेंट का नाम सुना है, सिल्वर का? यस सर। सिल्वर क्या मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? सर मेटलॉइड। सिल्वर मेटलॉइड है, सर मेटल। मेटल। सिल्वर मेटल है। आपको पता है सिल्वर जो वर्ड है वो कहां से यूज किया गया है? आपको पता है सिल्वर वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। सिल्वर इज अ संस्कृत वर्ड, और जो ब्रिटिश वर्ड है वो है सिल्वरी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप फर्स्ट के और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स एक्चुअल में किस कलर के होते हैं, तो आपको बताना है सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन अगर इनकी आपसे फ्लेम पूछे, फ्लेम में कौन सा कलर देते हैं, तो उसके लिए आपको ये याद कर लेना जो मैंने यहाँ पे लिखवाया, ये सारे आप याद करो। बेरिलियम आपका सिल्वरी व्हाइट, एमजी ग्रे कलर का, मैग्नीशियम व्हाइट देता है, ठीक है। और अरे हाँ एक और चीज, मैग्नीशियम और बेरिलियम ये इनके ओरिजिनल कलर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इनके ओरिजिनल कलर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है वो फ्लेम में कलर शो नहीं करते, ठीक है। मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है वो फ्लेम में कलर नहीं शो करते, क्यों नहीं करते, कोई बता सकता है? सर स्मॉलर साइज। इनका स्मॉलर साइज होता है और आयनाइजेशन बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते ही नहीं है बाहर, ठीक है। तो अभी इससे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोले ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में डिफरेंशिएट करो आप, ग्रुप फर्स्ट में और सेकंड में, तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले कि ग्रुप सेकंड वाले? ग्रुप फर्स्ट वाले। सेकंड। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से हैं? सेकंड वाले। कैसे पता? सर प्लस
Two oxidation state. तो उससे क्या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे? सर ग्रुप फर्स्ट। चलो अभी फिलहाल इसकी प्रॉपर्टीज आगे जो है उसमें हम अभी पूरा समझाएंगे आपको। एक छोटा सा काम करो, सबके सब लोग कॉपी पेन उठाओ और मुझे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स काउंट करके बताओ कितने होते हैं जल्दी से। ये देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, जल्दी से काउंट करके बताओ सब लोग। 14. 14। और कोई बताओ? 10. सर 11। 10. सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई 11 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई 14 बता रहा है। 14 किसने बताया बेटा? सर तनिष्का। Sir 14. तनिष्का। अच्छा ठीक है, तनिष्का ने 14 बताया। और बाकी बॉयज क्यों नहीं बोल रहे हैं? 14. Sir 14. Sir 14. 14 ठीक है, 12। 14 ठीक। बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही. 14। अच्छा हमारी मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अब आई सर 12। Sir 14. Sir 14. ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि इसका जो है वो 12 है, कोई बता रहा है कि 14 है। मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ, 14 होगा कि 12 होगा? दोनों में से बताओ कौन सा होगा, 14 या 12? 14. अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। काउंट करो, सबसे पहला कौन सा ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट कौन सा है? पहला हाइड्रोजन, फिर लिथियम। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 9 10 11 12 13। तो मेरा तो 13 आ रहा है, आप लोगों का 14 क्यों आ रहा है? मैंने आपसे पूछा कि ग्रुप एस ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो जल्दी बताओ कितने हैं। मेरा तो 13 आ रहा है, आपका 14 कैसे आ रहा है? बताओ सब लोग। Sir helium नहीं देखा. बिल्कुल सही है ना, हीलियम। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 अगर आप फिल करोगे कैसे करोगे? 1s1 सॉरी 1s2 एंड 2s2। हीलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 4 को आप जब फिल करोगे कैसे भरोगे? सॉरी 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 सॉरी, हाँ हीलियम का 2 होता है, तो 1s2। तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एस में आ रहा है ना। फिर भी हमने इसे पी में रख रखा है, क्यों रखा है पी में बताओ? Because ये नोबल गैस है। सर नोबल गैस है। नोबल गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये शो करता है, इसलिए हम लोगों ने इसे कहाँ रख रखा है? पी ब्लॉक में रख रखा है। बाकी अगर आपसे कोई कहे कि अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि एस ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 14, क्योंकि हीलियम जो है वो भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, तो हम लोग अब आते हैं इसकी सीधे सीधे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में अगेन मैंने आपको कल पहले बताया था, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS1 से लेके 2 तक। ठीक है, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ f ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं? 14. अभी भी देखो बच्चे 14 बता रहे हैं, आप लोग कायदे सुनते नहीं, उसका मतलब मैंने पूछा f ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं? 2 है ना। अगर मैं आपसे बोलूं f सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए, तब आप 14। ठीक है, तो चलो चलो आगे देखो। फिर अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो पहली हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देखना है? पहला देखना है एल्कली मेटल्स का, दूसरा देखना है एल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि लिथियम जो है वो सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2s1 देन 3s1 4s1 5s1 6s1। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 1 1। और ऐसे ही अगर बेरिलियम पे आप आ जाओ, कितना आ जाएगा? 2s2 3s2 4s2 5s2 एंड 6s2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है इसका, आप कल पढ़ भी चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधे एटॉमिक साइज पे। बताओ हाँ बेटा, नोट करना है आपको? Yes sir. ठीक है ठीक है, साथ में सब नोट करते जाना। ठीक है, अभी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके आगे आपको सीधे क्वेश्चन भी मिलेंगे अच्छे और टॉपिक सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, ये क्योंकि स्टार्टिंग है, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ भी है, तो आपको पता है ये। सर हो गया। सबका हो गया? सब लोग नोट कर रहे हो कि नहीं? Yes sir. Sir done. ठीक है, चलो
अब आते हैं एटॉमिक साइज पे। तो टॉप टू बॉटम आने पे लिखा हुआ है साइज इंक्रीजेस, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यूक्लियर सेल। फिर से बताओ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ड्यू टू ऑफ न्यू सब सेल। नंबर ऑफ शेल, ठीक है। देखो आप टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आओगे, तो तुम यहाँ पे देखो कौन सी शेल है, सेकंड, फिर कौन से आगे थर्ड, फिर कौन से आगे फोर्थ, फिर आगे फाइव, फिर आगे सिक्स। यानी कि आप जैसे जैसे, ये न्यूक्लियस आपका हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे आओगे, पहली सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, फिर चौथी सेल, तो देखो रेडियस जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये बात सबको पता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए, रीजन क्या है टॉप टू बॉटम आने पे आपका साइज क्यों इंक्रीज होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी बताओ। तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जा, क्यों होगा बेटा बताओ? बिकॉज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जाता है। जेड इफेक्टिव है ना, क्योंकि क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा होता जाएगा, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा? जेड इफेक्टिव का क्या मतलब हुआ? तो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ जाता है मतलब। देखो हाँ, तो उससे क्या मतलब, इस बात, ये बात समझो, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो अपना छोटा हो रहा है, वो क्यों छोटा हो रहा है, रीजन बताओ उसका। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव को एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ जाता है तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलो, अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट है, ठीक है, ए एलिमेंट है, और ए एलिमेंट के पास मान के चलो कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 2, ठीक है। तो इसके पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इस पे 2 ही होंगे, ठीक है। अब आप मान के चलो कोई एलिमेंट है आपके पास बी, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल कितने हो सकते हैं, मान लो 19, और उस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और भी ज्यादा, मान लो इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं 20 आते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बतेगा, मतलब क्या होगा, एक तरफ 2 लोग पकड़ के 3 लोगों को खींच रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहा है 19 लोग पकड़ के 3 लोगों को खींच रहे हैं, या 20 लोगों को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, अपने मतलब वो क्या करेंगे, ज्यादा अच्छे से उन्हें क्या कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, शेल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये भी आसान सी चीज थी, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बताओ, कल मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार ध्यान दे लो, एल्कली जो मेटल होते हैं और एल्कलाइन मेटल होते हैं, इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि साइज बताओ किनका ज्यादा होगा किनका बड़ा होगा, बताओ साइज किसका बड़ा होगा, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल? एल्कली मेटल्स का, क्यों? तो क्यों? क्योंकि क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में फिर वही न्यूक्लियर वही हाँ, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनमें आप ऑर्डर बताओ। चलो मैंने इसे छोड़ दिया, आपके लिए करके दिखाओ, जल्दी से ऑर्डर बताओ साइज का। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर से बोलो बेटा, सबसे मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, लिथियम, फिर होगा तो लिथियम, बेरिलियम। देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बस बेटा यहीं तक सही है आपका, बाकी यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। नियॉन जो है अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इनर्ट गैस है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ तक तो आपने सही बताया, ठीक है, यहाँ तक सही है, बट अगर आप नियॉन की बात करोगे तो नियॉन अपने पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट है, छोटा नहीं होता, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ये हो गया, सबका नोट हुआ? यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी पे आ जाते हैं। देखो कल मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अच्छे से समझा दिया था, फिर से देखो एक बार, ठीक है। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स, हम लोग इन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे। देखो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है, NS1, इनका होता है NS2, ठीक है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम, तो इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम। लिथियम की। क्यों, रीजन? साइज, साइज स्मॉल है। क्योंकि लिथियम का साइज कैसा है, छोटा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली नहीं देगा, ठीक है। और सेम ट्रेंड रहेगा सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम आओगे आप, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बिल्कुल सेम ऑर्डर है, कोई भी दिक्कत वाली। लेकिन एक चीज सुनो, अगर आपसे कभी भी पेपर में लिख के आए आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आपसे बोले कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपसे जब भी पूछेगा तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
अगर आपको पेपर में नहीं दिया है, सिर्फ IE अगर लिखा है, ठीक है, अगर सिर्फ IE लिखा है तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहां तक तो बात, ये पहले नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना है तो जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। हो गया। ठीक है, बाकी लोग भी नोट करो। हो गया। चलो देखो, अब देखो, अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल देखो, ठीक है, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल देखो, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड ग्रुप की, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि देखो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कितना है, 1s1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, 1s2। ठीक है। और मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कल बताया था कि एक तो आयनाइजेशन एनर्जी आप देख सकते हो साइज के बेसिस पे, और एक आयनाइजेशन एनर्जी आप चेक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फिगरेशन, कि कौन सा कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड है, कौन सा कॉन्फिगरेशन फुल फील्ड। फुल फील्ड है। देखो अगर आपसे हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में पूछा जाएगा कि स्टेबल कौन सा है, तो ध्यान रखना हाफ फील्ड और फुल फील्ड में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे इनकम्प्लीट फील्ड में और हाफ फील्ड में पूछा ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो क्या होगा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, और इनकम्प्लीट फील्ड में और हाफ फील्ड में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें पता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड होता है, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है फुल फील्ड। दैट्स व्हाई जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा आप आगे देखो, इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, देखो रीजन लिखे हुए हैं दो, एक तो क्या लिखा हुआ है, साइज की वजह से, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से। हमें पता है कि जो तुम्हारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसी होती है, फुल फील्ड होती है, ठीक है। सबको इतनी बात क्लियर है, सब लोग नोट करो जल्दी से। चलो अब जरा इसे पढ़ो, लिखा हुआ है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो एल्कली मेटल की होती है वो ज्यादा होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। कोई इसका एग्जांपल बता सकता है मुझे, बोलो भाई। इसके एग्जांपल देखो पहला वाला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का सबने देख लिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है एल्कली मेटल्स की वो कम होती है सेकंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इसके दो रीजन है, एक तो साइज और दूसरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अब आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मुझे इसका कोई एग्जांपल बता सकता है, मुझे दो एग्जांपल उठाओ, एक एलिमेंट उठाओ एल्कली मेटल का, एक एलिमेंट उठाओ एल्कलाइन अर्थ मेटल का, और कंपेयर। लिथियम और बेरिलियम, लिथियम का कैसे एक्सप्लेन करो बेटा। सर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, उसमें से जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। फिर सर जब सेकंड टाइम होएगी फिर तो जब फर्स्ट होएगी तो वो तो इजीली निकल जाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन जो फर्स्ट एंथैल्पी है वो कम होगी, पर सेकंड टाइम में वो ज्यादा होगी क्योंकि नहीं बेटा, बात सुनो बात सुनो बात सुनो। लिथियम का आपने क्या बोला, आपने लिथियम का बोला 1s2 और 2s1 आप बोल रहे हो किसका, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे और हम बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट फिर आपने क्या बोला, अगर यहाँ से लिथियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा बताओ सर, फुली फिल्ड हो जाएगा। NH2 और बेरिलियम का क्या हो जाएगा, हाँ बेरिलियम का हो जाएगा, क्योंकि सर इसका 2s2 आएगा बाद में, तो बाद में ये हो जाएगा 1s1 और 2s1 हो जाएगा जब सेकंड एंथैल्पी के टाइम पे। नहीं देखो लिथियम का आप बोल सही रहे हो, मतलब आप सोच सही रहे हो, लेकिन आप बोल गलत रहे हो। देखो लिथियम का जो आप लिखोगे तो 1s2 2s1 लिखोगे, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्या बचा, 1s2 बचा, है ना, 1s1 तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया। और आप जब बेरिलियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2, और 2 जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2s1 उसके बचेगा। बाद तो अब वहां पे क्या आ जाएगा, 2s1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो जल्दी से कंपेयर करके दिखाओ, सोडियम का और मैग्नीशियम का करो कंपेयर जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा लिखो सोडियम का, फिर लिखो मैग्नीशियम का, और दोनों में कैलकुलेट करके बताओ।
सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। श्रेया, शिवानी, सिमरन। सर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी और सेकंड सोडियम की होगी। सोडियम की होगी। और बताओ, और लोग सबने कैलकुलेट किया? बताओ बेटा। तनिष्का, तनिषा, तमन्ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन ठीक है, कल मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन लिख के दिया था, मैंने कहा था ये घर से करके लाना। कितने बच्चों ने किया है? किसी ने किया है? बताओ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो एक क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को कल, आपने किया? चलिए खैर, तो देखो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। जब आप सोडियम का, ठीक है, जब आप सोडियम का Na का और Mg का कैलकुलेट करोगे, Mg का कैलकुलेट करोगे, तो सोडियम का आउटरमोस्ट शेल पहले क्या था? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसका पहले 3s1 था और इसका कितना था? 3s2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या फुल्ली फिल्ड है और एक ऐसा हाफ फिल्ड है। सबको दिख रहा है? एक ऐसा फुल्ली फिल्ड है और एक ऐसा हाफ फिल्ड है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हम जब बात कर रहे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ था। भाई वो स्टेबल है, वो क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन, है ना? जब ये स्टेबल ऑलरेडी है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, यानी कि इसे इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। तो ये स्टेबल होना चाहेगा ना, तो ये निकाल देगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 3s2 की ज्यादा। अब हम जब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो इसमें क्या बचा लास्ट में? इसमें बचा 2p6, यानी कि 2p एंड देन 6। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 3s1। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, और जो भी आप लोग कर रहे हो, अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है तो आप अपना कंसंट्रेशन यहीं पे रखो, ठीक है? इधर देखो सब लोग। तो ये 2p6 हो गया, ये 3s1 हो गया। अब जरा देख के बताओ, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत कम बच्चे, इतने लोग 53 यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे बहुत कम बच्चे क्यों बोल रहे हैं? सब लोग क्यों नहीं बोलते तुम लोग भाई? अर्शी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, सब लोग बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने लोग, आप क्लास आपकी चल रही है ना ऑनलाइन, सीरियस लो भाई। अभी सर आपको क्या बोल के गए? अगर आप इस एज में अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे, कब करोगे फिर? ठीक है, तो सीरियसली लो। हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसे तुरंत सॉल्व करो, ठीक है? और सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए। आप वेट मत करो कि कोई पहले बोले फिर हम बोलेंगे। सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए इधर। तो आपने जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मतलब जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट की, तो 3s2 इसका था, 3s1 इसका था, ठीक है? तो क्या होगा? सोडियम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि Mg की ज्यादा थी। हम जब बात करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, इसके आउटर मोशन में क्या बचेगा? 2p6, क्योंकि 3s तो गायब ही हो गया, है ना? और इधर क्या बच जाएगा? 3s1, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिया। तो अब जरा देखो, अब क्या होगा? ये हो गया आपका कैसा? फुल फिल्ड, ठीक है, फुल्ली फिल्ड हो गया। और ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पाओगे इसलिए, क्योंकि ये क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है? और मोस्ट स्टेबल फॉर्म है तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी? सोडियम की। सोडियम की। सोडियम हाँ, की। ये देखो, ये ट्रेंड लिखा हुआ है, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पे नोट करना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज आफ्टर लूजिंग, इसे जरा, ये लाइन एक्स्ट्रा खिंच गई है, चलो चलो पढ़ो इसे। लिखा हुआ है एज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एल्कली मैटर विल अटेन अ मोर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जैसा कि यहाँ पे सोडियम के साथ हुआ, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया, दैट्स व्हाई उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा हो गई। चलो सब लोग नोट करो इतना, सब लोग इतना नोट करो जल्दी से। सर कर लिया नोट। सर कर लिया। साथ में नोट करते हो तुम लोग? यस साथ में मत किया करो, ठीक है? जब हम तुम्हें समझा रहे हैं तब नहीं नोट करो, हम जब तुमसे बोले नोट करो तब तुम नोट करो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल जो है, जो हमने तुम लोगों से एग्जांपल करवाया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास के बाद भी नोट्स मिलेंगे ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर क्लास के बाद भी नोट्स मिलेंगे? देखो बिल्कुल क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आप बैठे यहाँ पे, आप करोगे क्या 1 घंटे? ये बताओ, हमें सुनोगे? हम कथा सुना रहे हैं आपको? सर मैंने थोड़ी आप लेट क्लास ज्वाइन की थी तो मेरी स्टार्टिंग के याद रह गए हैं इसलिए।
अच्छा ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपने नोट्स लेके बैठो, ठीक है। आप अपने रफ कॉपी, एटलीस्ट अगर आप पेयर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो आप रफ कॉपी लेके बैठो और रफ कॉपी पे हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं आप तुरंत नोट करो, क्योंकि अगर आपका क्लास नोट्स जितने आपके काम आएंगे, हम आपको सही बता रहे हैं, आपको उतना बुक्स भी काम नहीं आएंगी, ठीक है। आप बुक से भी पढ़ने बैठोगे आपको क्वेश्चन नहीं लगेंगे, क्वेश्चन आपको यहीं पे लगेंगे जो आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको ट्रिक भी बताएंगे, हम आपको पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन लगाना उसकी ट्रिक समझाएंगे कि इसकी फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करें, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठो रफ कॉपी लेके या फेयर कॉपी, जैसा भी आपको बनाना, लेकिन आप बनाओ जरूर, ठीक है, और उसे नोट करते रहो जो भी हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो, तो ये अभी आप लोगों ने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं और सेकंड भी, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था, अगर आपको ध्यान हो, हमने लिथियम से लेके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था और हमने कहा था इनका ऑर्डर सेट करो, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे दिया था, एक आपको हमने ये वाला क्वेश्चन घर से दिया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कोई घर से करके लाया क्या, बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, इसमें कह रहा है करेक्ट IE2 यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी थी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। किसी ने किया है? अगर नहीं किया है तो अभी करो सब लोग जल्दी से, और इस बार सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और जिसका हम नाम लेंगे वो आंसर देगा। ये क्वेश्चन हम आपको कल करा चुके हैं, कल जो भी बच्चे नहीं थे तो अभी मैंने आयनाइजेशन एनर्जी समझाई है, उसका IE1 का ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनका IE1 का ऑर्डर ये है, ठीक है। और IE2 का ऑर्डर जो है वो आपको बताना है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ सब लोग। और जिसका मैं नाम लूंगा वो बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक साथ बोलोगे तो मुझे भी आवाज नहीं आएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आकाश, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा तुम कैलकुलेट करके सबसे पहले बताओ मुझे आंसर क्या होगा। यस सर। अपना टाइम लो, आराम से कैलकुलेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हम तुमसे अगर कह रहे हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो तुम क्या करो, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला हटाते जाओ, यहाँ से 1 हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, इससे ये वाला हटाओ, यहाँ से एक हटाओ, पी में 1 रह जाएगा, यहाँ से हटा दो 2 हो जाएंगे, यहाँ से हटाओ 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो करेक्ट ऑर्डर हो ये वाला, सबसे ज्यादा से सबसे कम, ठीक है, वो वाला तुम्हें बताना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज्यादा से कम का ऑर्डर बताना है। और सबसे पहले आकाश तुम ही बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा बीच में। और किसी बच्चे का हुआ अभी तक? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? निकिता? निकिता। ठीक है निकिता, बताओ ऑर्डर बताओ। फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की। देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन। नहीं, रुक जाओ। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी। कैसे? फ्लोरीन के एटॉम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 4। हाँ ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ये बात तो ठीक है। देन उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होगी बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कैसे ज्यादा होगी? नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में देखो कितने हैं, 2p3 है ना, 2p3 है। और ऑक्सीजन के कितना है? 2p4 है। ऑक्सीजन में चेक करो कितना है, 2p4 है ना। तो जब सर आप ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, देखो हमने आपसे पूछा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड तो तब होगी जब आप यहाँ से क्या करोगे, 2p3 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 यहाँ से कितना बचेगा? 2 पहले रखना। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है? आ रही है? क्लियर नहीं है आपकी आवाज। ठीक रुको बेटा। अब आ रही है तुम लोगों को आवाज मेरी? यस सर। ठीक है चलो, किसी बच्चे ने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? पूरा करेक्ट ऑर्डर बताओ कोई एक बच्चा। हाँ पहले रुको, आकाश तुमने किया बेटा, बताओ। आकाश तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। बताओ बेटा, ऑर्डर बताओ क्या लिखा तुमने? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने सर, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन,
हाँ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नाइट्रोजन, बताओ, सबसे सबसे कम किसकी होगी? बेरिलियम, देन उसके बाद बोरोन, सॉरी कार्बन, बेरिलियम के बाद लिथियम कहाँ गया बेटा? लिथियम बेरिलियम में किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की, फिर पूरा ऑर्डर बताओ, फिर से बताओ ठीक से। बेरिलियम, हम्म। कार्बन, देन बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम। चलो ठीक है। अब निकिता तुम बेटा बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ स्टार्टिंग से। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्या बताया था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन के बाद आ गया कार्बन, देन और बेरिलियम, कार्बन के बाद आ गया बेरिलियम, ठीक है। फिर उसके बाद बोरोन, बोरॉन, देन लिथियम। लिथियम। जरा सब लोग चेक करो, क्या सबने यही ऑर्डर लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग अपना आंसर चेक करो, सबने ये यही लिखा है ऑर्डर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। तुमसे अब हम फर्स्ट पूछें, सेकंड पूछें। देखो पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमसे क्वेश्चन में फर्स्ट भी पूछेगा, सेकंड भी पूछेगा। और अगर पूछने पहली बात तो पूछते नहीं थर्ड, बट पूछने को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, जो हमने तुम्हें बताया है। एक तो तुम साइज देख सकते हो, और अगर तुम्हें साइज से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देख लो, ठीक है। चलो, तो अगर तुम लोगों ने ये नोट करा है तो नोट कर लो, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने नोट? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक। चलो आ जाओ। अब आते हैं हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर पर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब समझ में आया? मेटेलिक कैरेक्टर इन द सेंस कौन सा मेटेलिक ज्यादा है, कौन सा कम मेटेलिक है, कौन सा कम मेटेलिक इन द सेंस किसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। दैट मीन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। अब हमें बताओ, फिर से बताओ, चलो तुम बताओ। एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन, सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही आप। ठीक है बेटा, रुकना एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? यस सर। चलो मेरी बात सुनो। हमने तुम लोगों को बताया मेटेलिक कैरेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से मेटल्स ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं? सर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। क्यों? क्यों, रीजन? सर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। है ना, क्योंकि अभी अभी देखो, ऊपर ऊपर आ जाओ। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखो। लिखा हुआ था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिखाया कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। चलो ये नोट करो जल्दी से सब लोग, मेटेलिक कैरेक्टर नोट करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स हैव ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर देन द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दैट इज एल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो यही हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अगर हम आपसे पूछें कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हुए, अब बताओ आंसर आपको समझ में आया? कैसे पता करोगे? Yes. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो भी होगा, ठीक है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू द एल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो इसे नोट कर लो जल्दी से बेटा सब लोग। चलो अब आ जाओ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। सबने नोट कर लिया? ऊपर वाला। चलो ठीक है, कर लो, नोट कर लो, आराम से करो। सर डन।
ठीक है, सब बच्चों का हो गया? सर चलो ठीक है, अब आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। ध्यान रखना, देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, और स्पेशली आप बता सकते हो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो फिलहाल तो देखते हैं एल्कली मेटल्स में और एल्कलाइन अर्थ मेटल में। ठीक है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोगों को देखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे एल्कलाइन मेटल में, एल्कली मेटल में कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, लिखा हुआ है ऑल आर बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने अभी, आप 11th में तो आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, इसलिए आपको भी ये स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे। ठीक है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इसीलिए आपको समझाने के लिए। देखो एल्कली मेटल्स जो होते हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर टाइप होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपने सबने क्यूब देखा है? यस सर देखो ये जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये क्या क्यूब आपको दिख रहा है? यस तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप एक क्यूब बना लो। क्यूब कितने, अच्छा आप बताओ क्यूब के लिए आपके कॉर्नर कितने आपको चाहिए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि अगर आप 8 कॉर्नर को आपस में मिला देते हो क्लोजली, तो वो एक आपका क्यूब बन के आ जाएगा। ठीक है, यस और सर अगर आपने उस क्यूब के अंदर मान लो कोई एक बॉल रख दी, ठीक है, आपने क्या करा, उस क्यूब के अंदर कोई एक बॉल रख दी, तो उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दैट मीन आपने एक क्यूब लिया और उस क्यूब के अंदर एक बॉल डाल दी। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर आपको ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट का पार्ट है। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है तो हमने आपको एक ड्रॉ करके रफली आपको एक समझाने की कोशिश की है कि इस टाइप की कुछ इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद करने की कुछ नहीं जरूरत, बस आप याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्कली मेटल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको बताना है दे ऑल आर बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो पैकिंग होती है कैसी होती है? क्लोज होती है। ठीक है, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है क्लोज। ठीक है, लेस क्लोज होती, सॉरी क्लोज नहीं, लेस क्लोज। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि क्या सारे एल्कली मेटल बीसीसी स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना नहीं, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो लिथियम आपका होता है। ठीक है, लिथियम जो है वो लो टेम्परेचर पे HCP देता है। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो देखो यस सर तो ये बात नोट करो, सब लोग नोट करो, एल्कली मेटल हेडिंग डाल के नोट करो कि जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो वैसे तो सबके सब क्या करेंगे? बीसीसी स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और बीसीसी स्ट्रक्चर कैसी होती है आप ड्रॉ कर लेना अपने समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आपसे पूछता है कि लिथियम कैसी स्ट्रक्चर शो करता है, तो ध्यान रखना लिथियम जो है वो लो टेम्परेचर पर HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, अब आ जाओ एल्कलाइन अर्थ मेटल पे। इनके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो है इरेगुलरिटीज है स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे आपका जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इनकी स्ट्रक्चर होती है HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर आपसे कैल्शियम और बेरियम के बारे में पूछा जाए तो ये कैसी स्ट्रक्चर देते हैं? FCC। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो आपको इसी में ये वाला डायग्राम देखो सब लोग, मेरा जहां पे माउस का कर्सर है वहां पे देखो। अगर हम आपसे कहें फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में एक्चुअल में क्या होता है? ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है ऊपर वाला, देखो सबको फेस दिख रहा है ऊपर वाला। अगर इसके हम लोग फेस पे एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऐसे रख दें, ठीक है, और अब ये वाला फेस दिख रहा है सबको, देखो जरा ये वाला फेस दिखा। यस सर अगर इसके फेस पे हम लोग एक एटम रख दें, ठीक है, एक एटम लोग इस फेस पे रख दें, एक एटम हम लोग क्या करें इस फेस पे ऐसे रख दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबको समझ में आया? यस सर तो ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करनी, बस हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, आपको बस इनकी ये वाली, मतलब वैसे तो इनकी स्ट्रक्चर याद करनी, ये स्ट्रक्चर बना के नहीं देखनी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेरिलियम और मैग्नीशियम आपकी HCP स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऐसे अगर कैल्शियम और बेरियम पूछेंगे, बेरिलियम तो कैसी हो जाएगी? FCC की। और स्ट्रोंशियम जो है वो BCC स्ट्रक्चर ही देता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो आपका SCP स्ट्रक्चर होती है और FCC स्ट्रक्चर होती है, उनकी क्लोज पैकिंग जो होती है ज्यादा क्लोज होती है एज कंपेयर टू BCC। मतलब BCC जो होते हैं उनकी लेस पैकिंग होती है। पैकिंग का मतलब समझते हो आप क्या होता है? पैकिंग का मतलब ये देखो, मतलब पैकिंग का मतलब इनके जो एटम है वो बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और जब इतना ज्यादा एटम एक दूसरे के क्लोज है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो इनका जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे अब ये पूछते हैं कि बताओ कि अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो, या हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी या मैग्नीशियम के अंदर, बताओ? या हाइड्रोजन भी छोड़ो, चलो आप हमसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि NaCl में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी या MgO में? Mg2O, MgO या B2O किस में होगी, बताओ?
मतलब मैग्नीशियम NaCl की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी या मैग्नीशियम का जो भी कंपाउंड होगा उसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, बताओ। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की। क्यों? कि उसका रीजन देखो क्या है, मैग्नीशियम और बेरिलियम कैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं? एससीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और FCC। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी होती है? मोर क्लोज पैकिंग, मतलब इनकी पैकिंग ज्यादा होती है। और पैकिंग का मतलब बस इतना है, पैकिंग का मतलब है कि ये एटम क्या होंगे? बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जब एटम इतना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उससे होगा क्या, इनके जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे ना, उन्हें आप इजिली ब्रेक ही नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। तो अगर आपसे बॉन्डिंग के लिए पूछा जाए कि इन जो एल्कली मेटल होंगे और एल्कलाइन मेटल होंगे उनकी बॉन्डिंग किसकी स्ट्रांग होगी, तो ध्यान रखना बॉन्डिंग जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल की स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इतनी बात सब लोग। सब लिखना, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल शो मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग देन द एल्कली मेटल एंड देयरफॉर। इसके आगे हम लोग अभी इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी करेंगे। डिफरेंशिएट, देखो देखो आप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बहुत, इस पे आप 100% लिख लो, यहाँ पे लिख लो 100%। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, अगर इस ब्लॉक से कुछ पूछा जाएगा तो। क्योंकि अभी देखो इससे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनके बीच में बहुत सारा डिफरेंशिएट कर पाएंगे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बीच में। ठीक है, सब लोग जल्दी से नोट करो, इतना साफ साफ करना, ठीक है, ताकि अपनी राइटिंग तुम लोग खुद समझ पाओ। यस सर। चलो सर हो गया। डन। सर कर लिया ना? ठीक है, ठीक है। हो गया सर। हम लोग का चैट हम नहीं देख पाए थे, ठीक है, हम पढ़ाने में थोड़ा बिजी हो गए, तो चलो अब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे देखो। अब देखो इतनी पहले पहले एक चीज फिर से समझो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होने से हमें ये पता चल गया कि हम अब इनके बीच की बॉन्डिंग बता सकते हैं। हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल के बीच में कई सारी चीजें इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें, हम देखो देखो, एक सेकंड रुकना जरा तुम लोग। चलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो देखो, अब अगर हम तुमसे कहते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो देखो सबसे पहली चीज, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स तो हैं लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और डक्टाइल होते हैं। सॉफ्ट मतलब इतने सॉफ्ट हैं कि अगर आप इन्हें नाइफ से भी कट करना चाहो तो कट हो जाएगा। आपने सुना होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, यस सर। ठीक है। तो और बट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो एज कंपेयर टू दी एल्कली मेटल्स वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्कली मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं, ठीक है, और इनके कैसे होते हैं? हाई होते हैं। क्यों होंगे? रीजन बताओ, अच्छा क्या रीजन होगा कि एल्कली मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाई है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि इसके एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है और एल्काली के थोड़े लूज पैक्ड है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। यहाँ पे एटम की बात हो रही है। लाइक आप मान के चलो कि जो एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो मान लो ये एटम है, ठीक है, ये दो एटम है मान लो, इनके बीच में क्या गैप है, इनके जो एटम से बहुत क्लोजली पैक नहीं है। लेकिन जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक है, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, उन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ब्रेक बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट हम करते हैं, ब्रेक ही तो करते हैं, हम बॉन्ड को ब्रेक करके ही तो उन्हें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। वहीं अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे तो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी, अब देखो इससे आप पता कर सकते हो कि डेंसिटी इनकी कैसी होती है? कम होती है, लो डेंसिटी होती है, और इनकी कैसी होती है? हाई डेंसिटी। और हाँ, लैटिस एनर्जी जो होती है वो भी इनकी लो होती है। पहले तो हमें कोई बताओ लैटिस एनर्जी होती क्या, कोई एक्सप्लेन करेगा? यस सर। बताओ। Yes, sir. Sir, amount of energy required to break 1 mole of any compound into gaseous and ion and cation. बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये अपने आयनाइजेशन, चलो देखो, अब देखो
अब वैसे तुमने यहाँ पे तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बता दिया है, बट यहाँ पे देखो फिर से समझो। अब एक चीज ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो एल्कली मेटल के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो नॉर्मल जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल की आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको जो ट्रेंड है ये तीनों आपको दोनों ट्रेंड वाले याद करने ही पड़ेंगे। देखो पहले तो एल्कली मेटल का देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहते हैं आपके पास दो ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास में आपके दोनों ग्लास में पानी है आपके पास, और आप एक ग्लास में क्या कर रहे हो, जो शुगर है, शुगर मतलब जो आपके पास शक्कर होती है, ठीक है, एक में आपके पास शक्कर क्या है, बड़े बड़े जो इसके क्रिस्टल हैं वो हैं, एक में क्या है पिसी हुई शक्कर है, दोनों में आप डालो, पहले कौन डिसॉल्व हो जाएगी, जल्दी बताओ। सर जो पीसीबी है रीजन उसका रीजन क्या है, उसका साइज छोटा है, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और बस सिंपल सी बात है ना, बस वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखना है। अगर आप एल्कली मेटल्स की बात करोगे तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, अगर साइज बढ़ेगा तो पैकिंग एफिशिएंसी, और दूसरी बात पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इनकी, डिक्रीज होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती ना, हम ऊपर से नीचे जब आते हैं टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाती है, यानी कि लिथियम के जो बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द सोडियम, एज कंपेयर टू द पोटेशियम। तो अगर आप एल्कली मेटल्स की बात करोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो तो ईजी है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा यहाँ पे लिखा गया आप नोट कर सकते हो, ठीक। अब अगर आप बात करोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड जो है वो इरेगुलर देखा गया। इरेगुलर क्या, हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। हमें ऐसा लगा कि मेटल का साइज छोटा है। देखो अच्छा आप एक बार बताओ, आपके पास बड़ा बॉन्ड है, आप उसे इजीली ब्रेक कर दोगे कि छोटे बॉन्ड को, तो छोटे को अच्छा ठीक है छोटे को कर देंगे। चलो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल सबको दिख रहा है, यस एक चीज बताओ, आपके पास एक ये इतना बड़ा पेन है, ठीक है, सबको पेन दिख रहा है, यस यस ये आपके पास एक ये पेन है, और हमने क्या करा, एक पेन आपको ये दे दिया और एक पेन हमने दे दिया ये पूरा पेन मान लो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये सेम अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा इजिली, छोटा बॉन्ड कैसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अगर बताओ फ्लोरीन, आप फ्लोरीन का एटम उठा लो और आप उठा लो आयोडीन का, F2 उठा लो और I2 उठा लो, जल्दी कौन ब्रेक होगा, I2 का क्या है, बॉन्ड ज्यादा बड़ा, और ज्यादा बड़ा बॉन्ड है तो क्या इजीली ब्रेक हो जाएगा, और छोटा बॉन्ड होगा तो आप इसे तोड़ने में क्या ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। यस सर तो ऐसे ही अगर आप Be की बात करो तो बेरिलियम क्या है, साइज में सबसे छोटा है, साइज में सबसे छोटा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसे ब्रेक करना क्या है, सबसे टफ है, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे मतलब जो बॉन्ड है बहुत छोटा बॉन्ड है, कैसे तोड़ोगे आप, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए था, बेरिलियम, तो बेरिलियम को क्या आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना तो ये चाहिए था, क्या ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, हमें ऐसा लग रहा था ऐसा होगा, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की, जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो एक्चुअल में तुम्हें जो देखने को मिला, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम्हें ये देखने को मिला, ठीक है, क्या कि बेरिलियम का जो है वो कैल्शियम से ज्यादा था, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम से, स्ट्रोंशियम का बेरियम से, बेरियम का मैग्नीशियम से। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के बाद आते हैं, लेकिन जरा यहाँ पे देखना, बेरिलियम कहाँ पे रखा है, मैग्नीशियम कहाँ पे रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा होगा किसका, बेरिलियम का, और सबसे कम होगा मैग्नीशियम का। कोई इसका रीजन बता सकता है मुझे, या एक्सेप्शन कह के छोड़ दोगे, बताओ। Lattice energy is defined as the energy required to separate a molecule from ionic solid into gaseous ion। बिल्कुल सही बेटा, जल्दी बताओ। मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे ऑर्डर देखो, हमें क्या पता था, हमें ये पता है कि छोटे बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान है ना, बड़ा बॉन्ड अगर सेम लेंथ का एक छोटा बॉन्ड है, इतना सोच के देखो, ये एक तुम्हें हम कह रहे हैं कि इतना छोटा पेन है, ये इसे तोड़ो यहाँ से, कैसे तोड़ पाओगे, और हम कह रहे हैं इतना बड़ा है, और हम कह रहे हैं ये और ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसे तो आप आसानी से तोड़ दोगे ना, इसे कैसे तोड़ पाओगे इतना छोटा सा। तो हमने क्या करा, हमने कहा बेरिलियम तो देखो छोटा बॉन्ड है, मतलब उसका बेरिलियम का बहुत छोटा बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। और बेरिलियम के बाद डायरेक्ट आता क्या, मैग्नीशियम, और बेरिलियम कहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में, मैग्नीशियम कहाँ पे, जरा चेक करो, कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो वैसे तो ये ऑब्जर्व किया गया है ना, वैसे तो हमने जब लैब में जाके कैलकुलेशन की, चेक किया, तब हमें पता चला ये, ठीक है, तो इसका कोई आपको लॉजिकल आंसर तो एकदम से नहीं दे सकते, बट आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो कोई बताओ, कोई भी एक बच्चा बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि बेरिलियम के बाद सीधे कैल्शियम का आ गया, बेरिलियम के मैग्नीशियम सबसे कम हो गया, ऐसा क्यों। हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे कम है, ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ। सर बेरिलियम का साइज जो बहुत छोटा है तो उसको ज्यादा हीट लगेगी मेल्ट करने के लिए।
ठीक है। तो लेकिन मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद तो मैग्नीशियम को आना चाहिए था ना, मैग्नीशियम सबसे लास्ट में कैसे जा सकता है, जबकि सबसे लास्ट में तो बेरिलियम, इसे बेरियम को आना चाहिए था, बेरियम का साइज सबसे बड़ा होता है तो उसे आसानी से टूट जाना चाहिए। बताओ। देखो बेटा, अभी हमने आपको ऊपर एक चीज पढ़ाई थी, ध्यान रखो। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, ये कहाँ गया, देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा, फिर आपने पढ़ा एफसीसी पढ़ा, एससीपी पढ़ा, एफसीसी पढ़ा, बीसीसी पढ़ा। ये क्या था, क्रिस्टल के टाइप थे। ठीक है। अब जो आपके क्रिस्टल होते हैं, अगर आप अभी जब 12th में आप जाओगे, जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें डिफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। उन डिफेक्ट्स की वजह से ऐसा देखा गया कि बेरिलियम के बाद, मतलब इसमें मैग्नीशियम में क्या रहा होगा, मतलब कैल्शियम में क्या रहा होगा, कुछ डिफेक्ट रहे होंगे। ठीक है। तो उन डिफेक्ट्स की वजह से, अगर आप अभी 12th में होते तो आपको पता होता कि इसमें स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है, नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट होता है, और अपने पास कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं। उन डिफेक्ट्स की वजह से ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बेरिलियम के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है वो होता है कैल्शियम का, देन उसके बाद स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, और फिर मैग्नीशियम का। और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो आप लोग ये दोनों जो हमने लिख रखे हैं, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल कॉपी में लिख के ना याद कर लो, क्योंकि यहां से अगर पूछा जाएगा तो जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो एल्कली मेटल में तो नॉर्मल है कि छोटा बॉन्ड भाई उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। लेकिन जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनमें एक्सपेक्टेड कुछ और था, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। देखो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया था कि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों करेक्ट है। ठीक है। तो ये दोनों नोट करो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। इनऑर्गेनिक में आपको कुछ चीज करनी पड़ेंगी। ठीक है। हो गया सबका नोट? Yes, sir. चलो ठीक है। अब आगे आ जाओ फ्लेम में। तो देखो फ्लेम या फिर कोई भी एटम कब कलर देगा, एटम कलर तो देता भी नहीं है। देखो एक्चुअल में कलर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। कब देता है इलेक्ट्रॉन कलर, पता है किसी को? यस सर। सर जब फ्लेम को उसके पास लाते हैं तो सर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट होता है, और फिर बाद में सर थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है, तो फ्लेम का कलर आता है। बिल्कुल सही। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास कई सारी शेल होती हैं। ठीक है। आपने अगर बॉन्डिंग पढ़ी है तो बॉन्डिंग में आपने स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा वगैरह ये सब पढ़ रखा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्पेक्ट्रा पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। तो आपको पता होगा शेल, आपने बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज ये सब पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने? Yes, sir. पढ़ा है ना। तो आपको पता है कि शेल कभी ऐसे एक नहीं होती है ना। आपको पता, हम जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस आगे एक शेल, ऐसे दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल, ऐसे करके कई सारी शेल होती हैं। ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है हर टाइम। ठीक है। उसे एनर्जी बस मिल जाए, कहीं से भी एनर्जी मिल जाए। जैसे आप लोगों, आपके अंदर इसमें क्या बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो आप एनर्जी अपनी जहां भी लगा दोगे आप वो काम कर लोगे। ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी मोबाइल में लगाओगे तो मोबाइल चलाते रहोगे, पढ़ोगे तो पढ़ जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जब जैसे हम लोग उसे फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या करता है, फ्लेम से एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता, सॉरी। तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्लेम से, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी जो लोअर शेल है, ठीक है, लोअर शेल से जंप कर देता है किसमें, अपनी जो हायर शेल है, मतलब ये अपने ग्राउंड स्टेट से चला जाता है कहाँ, अपने एक्साइटेड। ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब क्या, अब ये रुकेगा वहां भी नहीं क्योंकि एनर्जी बहुत है। अच्छा एक बार सोच के देखो, एक मान लो बहुत दुबला पतला लड़का है या लड़की है, कोई मान लो लड़का मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो एक बहुत ही दुबला पतला लड़का है, तो वो क्या करेगा, मान लो वो अपना स्कूल में और ट्यूशन में कैसे रहेगा, बच के रहेगा ना सबसे, कि यार उसे मालूम है कि मेरे अंदर ताकत कम है तो हम क्यों ही पंगे ले, तो क्या करेगा, बैठा रहेगा एक किनारे अपना शांति से, कुछ ज्यादा पंगे नहीं। एक मान लो बहुत ही लड़का बॉडी बिल्डर है ना, तो उसके अंदर ताकत बह रही है, समझ लो बहुत ज्यादा ताकत है, वो क्या करेगा, टिपियाता रहेगा, मतलब कोई निकल रहा उसके टिप मार दी, कहीं जा रहा कहीं पंगे ले लिए, कुछ मानो ताकत बहुत है उसके अंदर। तो वही इलेक्ट्रॉन का है। अब क्योंकि इसे जब जैसे हम लोग फ्लेम के से कांटेक्ट में लेके आते हैं, इसे क्या मिल जाती है, एनर्जी करता है एब्जॉर्ब। एनर्जी को जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में। अब एक चीज देखो, एक्साइटेड स्टेट से क्या डायरेक्ट ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है कई सारी शेल होती है ना, तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस वाली शेल से इसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस वाली शेल से इसमें आ जाए, या इससे चलो नाम दे देते हैं फिर समझाते हैं आपको, एक सेकंड को। देखो हो सकता है इसे मान दे दो 1, ये हो गया 2 अपने पास, ये हो गया 3 और ये हो गया अपने पास 4। ठीक है। देखो तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ जंप करके पहुंचा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल से 4 से किस में आ जाए, 2 में आ जाए, हो सकता है 4 से किस में आ जाए, 3 में आ जाए, या फिर हो सकता है 4 से डायरेक्ट
1 में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आया, फॉर एग्जांपल यहां से यहां आया, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? मतलब जो भी होगी, मान लो इसकी वेवलेंथ सपोज λ1 है, और अगर यहां से यहां पे आएगा, मान लो 4 से 3rd में आ गया, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? λ2 होगी, या जो भी होगी। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर इस शेल से हायर शेल में जाता है, तो हायर शेल से वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, हायर शेल से वो अलग अलग शेल में आता है। मान लो इस वाली शेल में आया, फिर इसमें आया, तो अगर अलग अलग शेल में जाएगा तो अलग अलग वेवलेंथ निकालेगा, अलग अलग वेवलेंथ होगी, और अलग अलग वेवलेंथ होगी तो कलर भी क्या होगा? अलग अलग दिखाई देगा। इसीलिए सारे जो मेटल्स होते हैं वो फ्लेम में अलग अलग टाइप का कलर शो करते हैं, समझे? तो स्टार्टिंग में हमने जो मेटल के सामने कलर लिखे थे वो कौन से कलर थे? फ्लेम के कलर थे, ठीक है? तो देखो इसे नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी आप लोग पढ़ लो, जल्दी से नोट करो। इतना क्या लिखा हुआ है देखो, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम। क्योंकि हम ये बात पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है, इस वजह से ये लोग फ्लेम में कोई भी कलर शो नहीं करते। अच्छा, तो जो मेटल करते हैं वो क्यों करते हैं? उसका देखो रीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट एमिट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लेम। ठीक है, तो यानी कि जब ये हायर एनर्जी से वापस से लोअर एनर्जी में आते हैं तो ये क्या करते हैं? उस टाइम पे ये कलर शो करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और उसके बाद आपको ये जो पॉइंट है ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये जो कलर्स लिखे हुए हैं ये आपको सारे कलर्स रट लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जब लिथियम को फ्लेम में रखा जाता है क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम कैसा देता है? गोल्डन येलो कलर देता है, पोटेशियम वॉयलेट देता है, ठीक है, रुबिडियम देता है रेड वॉयलेट, और सीजियम कैसा देता है? ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू। और इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या लिखा हुआ है? डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ग्रुप का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो किसी भी तरीके का कलर शो नहीं करेंगे। तो कौन करेगा कलर शो? सिर्फ ये तीन। कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो बेरियम, याद कर लो, बेरियम का जो कलर होता है फ्लेम में वो होता है एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये रट लेना बिल्कुल 100%, आपसे पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, नोट हो गया? Yes, sir. चलो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो कैल्शियम का ब्रिक रेड, और स्ट्रोंशियम का कैसा? डार्क रेड, और एप्पल का इसका बीए का होता है, बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन कलर। इसका याद कर लेना बेटा। ठीक है, इस पे लिख लेना, 100% लिख लेना। ये आपसे जरूर पूछा गया है, पिछले 2-3 सालों में पूछा गया और पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने रिएक्टिविटी पे। ठीक है, चलो पहली बात तो मुझे समझाओ रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? बताओ रिएक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? देखो रिएक्टिविटी का मतलब वो कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, है ना? और जल्दी रिएक्ट वही करेगा जो लेस स्टेबल होगा। देखो जो स्टेबल है वो क्यों रिएक्ट करेगा? सोच के देखो, जैसे आपको पता है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके कंपाउंड्स नहीं पाए जाते इन जनरल। ठीक है, इनर्ट गैस के कंपाउंड्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो कैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिए बैठे हैं ना भाई, उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो जब स्टेबल है तो क्यों कुछ करेगा? अब मान के चलो अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज अभी होती कि आप नीट भी क्वालिफाई कर लो, आप आईआईटी भी क्वालिफाई कर लो, तो क्या आप पढ़ रहे होते यहाँ पे ना? आपको मतलब अभी पढ़ना है, अभी आप 10th से एकदम 11th में आओ तो इसलिए आप पढ़ रहे हो ना। तो वही चीज है कि रिएक्टिविटी का सीधा सा मतलब है स्टेबिलिटी से। जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव, और जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो अब रिएक्टिविटी आपको दो तरीके से देखनी, एक देखनी है एनहाइड्रस कंडीशन में, एनहाइड्रस का मतलब जहां पे वाटर नहीं है, और दूसरा आपको देखना हाइड्रस कंडीशन में, यानी कि एक्वस कंडीशन में। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी को कैसे हम लोग चेक करेंगे? बॉन्ड से, कि किसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, इनमें सबसे जल्दी बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? रुबिडियम। ठीक है, अगर हम पूरे ग्रुप की बात कर लें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे जल्दी बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? सीजियम। क्या मतलब क्या हुआ कि सीजियम का बॉन्ड क्या अब क्यों ब्रेक होगा? देखो टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है? साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अब सोच के चलो सेम एनर्जी का सेम स्ट्रेंथ का एक ये पेन है, सेम एनर्जी सेम स्ट्रेंथ का ये पूरा बड़ा, ये दोनों को मिला के देखो। ठीक है, इतना बड़ा पेन है तो आप ये बड़ा वाला पेन जल्दी ब्रेक कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले हमने देखा था। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने पे सीजियम का साइज कैसे हो जाता है? बड़ा। ठीक है, और सीजियम का साइज जब बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो जल्दी। देखो ऐसे समझो कि लिथियम क्या होते हैं, देखो इधर देखो, ये मान लो एक न्यूक्लियस, या सॉरी ऐसे करो, रुको न्यूक्लियस तो एक ही होगा,
चलो मान लो ये लिथियम है, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है लिथियम से बना रहा है दूसरे, ठीक है। तो लिथियम लिथियम क्या है, बहुत छोटा बॉन्ड है, और सीजियम क्या होता है, बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। मान लो ये सीजियम और एक ये सीजियम। तो अब देख के बताओ, आप इसे जल्दी ब्रेक कर दोगे, क्या आप इसे जल्दी ब्रेक कर दोगे? ए को जल्दी करोगे या बी को करोगे, जल्दी बताओ। बी को। है ना, क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे जल्दी इजिली यहाँ से ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लो पहला वाला। एनहाइड्रस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रस कंडीशन वाला देखो जरा, देखो हाइड्रस कंडीशन में क्या होता है, देखो हाइड्रस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रस कंडीशन मतलब एक्वस कंडीशन, ठीक है। देखो इधर एक्वस कंडीशन में क्या होगा, अब एक मेरी बात सुनो, बताओ जो छोटा आयन है या फिर जो छोटा एटम है वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से ऐड कर पाएगा, या जो बड़ा एटम है वो जल्दी ऐड करेगा वाटर मॉलिक्यूल से? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस में ज्यादा ऐड होंगे, छोटे आयन में या बड़े आयन में? बताओ सब लोग बोलो। छोटे आयन। छोटे। देखो एक चीज देखो, मान लो एक ये छोटा सा आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक मान लो आपके पास क्या है, ये बहुत बड़ा सा एटम है, मान लो ये बहुत बड़ा सा एटम है, ठीक है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं ऐड हो जाएंगे? देखो एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, और ये क्या बहुत बड़ा एटम है, तो इससे क्या बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से होता क्या है, इस वजह से क्या होता है कि आपका जो हाइड्रस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो छोटा एटम है, छोटा एटम कौन सा होगा, लिथियम, तो लिथियम के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड हो जाते हैं, उस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे रिएक्टिविटी एनहाइड्रस कंडीशन में पूछेगा तो ये ऑर्डर रहेगा कि जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, टॉप टू बॉटम आने में क्या होगा, सीजन ज्यादा बड़ा है, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और हाइड्रस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिथियम से क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, इसलिए लिथियम की अगर आप रेडियस देखोगे तो एज कंपेयर टू सीजियम इसकी रेडियस ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे हाइड्रस कंडीशन पूछेगा, ठीक है, तो हाइड्रस कंडीशन में लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एनहाइड्रस पूछेगा तो उसमें क्या होगा, सीजियम ही सबसे बड़ा होगा। सिर्फ एक ही तुम्हें याद रखना है, वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, कब, जब हाइड्रस कंडीशन लेंगे तब। यस सर। नोट करो जल्दी सब लोग इसे। सर कर लिया। हो गया सबका? सर। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करो। हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेडियस की। देखो अगेन रेडियस भी एक तरीके से देखा जाए तो उसी पे डिपेंड होगा, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। रेडियस भी हम लोग कैसे देखेंगे, दो तरीके से, एक तो मेटेलिक और आयनिक रेडियस और दूसरी एक्वस रेडियस, ठीक है। देखो एक्वस रेडियस का मतलब समझ रहे हो, एक्वस रेडियस का मतलब जब आप किसी भी मेटल आयन को वाटर में डाल दो, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे एक्वस रेडियस। तो एक चीज बताओ, मेटेलिक रेडियस का मतलब नॉर्मल जो मेटल जिस फॉर्म में रखा है उस फॉर्म में हम लोग अगर उसकी रेडियस को चेक करेंगे तो देखो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बताओ, एटम का साइज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, तो रेडियस का होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखो नॉर्मल हम लोग को पता ही है कि भाई अगर लिथियम की तरफ जाएंगे सोडियम ज्यादा बड़ा होगा, सोडियम से पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा बड़ा होगा, और रुबिडियम बड़ा होगा एंड देन सीजियम बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्रीज, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस इंक्रीज होगी, लेकिन कब, जब मेटेलिक रेडियस की बात हो रही है। जैसे ही आपसे, देखो हम आपको एक बात बताते हैं, आपसे क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाते हैं, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो नॉर्मल ट्रेंड है वो पूछेगा ही क्यों, ये तो सबको ही पता है। देखो हमने तो आपको ये पढ़ा है ना कि टॉप टू बॉटम आने पे क्या, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। तो आपसे ये कभी टीचर नहीं पूछेगा, आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम पेपर बना रहा है, वो कभी ये पूछेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ये वाले याद रखने होते हैं, ठीक है, कि एक्वस रेडियस में देखो, एक्वस रेडियस में क्या होगा, अगेन अभी आपने ऊपर देखा कि देखो लिथियम का साइज कैसा है, छोटा है, इससे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नहीं ऐड हो जाएंगे, बताओ इससे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जब ऐड होंगे तो अगर आप इसकी रेडियस देखो, ठीक है, और नॉर्मल अगर इसकी रेडियस देखो तो क्या होगा, ये वाली रेडियस ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर ये रेडियस ज्यादा बड़ी है तो क्या होगा बताओ, बॉन्ड जल्दी हो जाएगा। एक्टिविटी लिथियम की ज्यादा होगी कि नहीं होगी बताओ। अगर लिथियम का बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू सीजियम तो क्या होगा कि लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें रिएक्टिविटी तो देखनी नहीं, हमें देखनी है रेडियस। तो रेडियस आप देख लो, मेटेलिक और आयनिक रेडियस में क्या है, टॉप टू बॉटम आने पे जो ट्रेंड है वही चलेगा। टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही आप एक्वस रेडियस की बात करोगे तो एक्वस रेडियस में एक्सपेक्टेड क्या था कि लिथियम से सोडियम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा तो इसकी रेडियस सबसे बड़ी होनी चाहिए, बट ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या
कि अगर आप ऑब्जर्व जो किया गया वो ये किया गया कि जब लिथियम को आयनिक फॉर्म में रखा गया और पानी में मिलाया गया तो इससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ गए, और जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ गए तो इसकी रेडियस कैसी हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, इसलिए लिथियम की रेडियस बड़ी होगी, फिर सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की रेडियस सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? यस ये वाला सर। बेटा, ये वाला ध्यान से लिखना, ठीक है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस रेडियस देखो क्या लिखा हुआ लिथियम के नीचे, देखो क्या लिखा है, लिखा मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन बी एडेड सो द साइज विल आल्सो बिकम बिगर। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे, ये देखो डायग्राम इधर बना रखा है कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है, तो रेडियस भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो So, चलो अब देखो आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो देखो डेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए थी, बताओ, सीजियम की होनी चाहिए थी कि नहीं, बताओ। yes, sir. उसके बाद फिर रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, सोडियम की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होनी चाहिए थी, लिथियम की। लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया, देखो एक आपको बात बताते हैं, जो चीजें लैब में एक्सपेरिमेंट की गई है ना, उनका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शन है उनका रीजन नहीं है, रीजन सबका होता है। ठीक है, हर एक चीज का रीजन है, लेकिन बात यह है कि इतने सारे एक्सेप्शन है, अगर आपको सबका रीजन पढ़ाने बैठेंगे तो 6 महीने आपको रीजन समझने में लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जो चीज आपको जैसे बताई जा रही है आप याद करो, आप क्वेश्चन लगाओ, आपके क्वेश्चन लगने चाहिए। ठीक है, तो देखो जब डेंसिटी की बात हुई तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सीजियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, लिथियम की सबसे कम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लेकिन अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, किसे, सोडियम को और पोटेशियम को, तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज्यादा थी। ठीक है, सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से ज्यादा थी, और इसका रीजन क्या है, देखो रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा ना कोई भी एक्सेप्शन होता ही नहीं है, एक्चुअल में हर एक्सेप्शन के पीछे का रीजन होता है। बट बात ये, इतने सारे एक्सेप्शन है तो आपको अगर हर एक्सेप्शन का रीजन बताएंगे तो 6-7 महीने तो आपको एक्सेप्शन पढ़ाने में लग जाएगा। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होता है, 3s1 में, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, 4s1 3d0। ठीक है, अब बात क्या है कि इन दोनों की 4s की और 3d की जो एनर्जी वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जंप कर जाता है, मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, 3d में आ जाता है। तो अगर 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया तो देखो एक शेल तो कम हो गई ना, ये फोर्थ वाली शेल। ठीक है, मतलब कम शेल तो नहीं कम होती एक्चुअल में, बट क्या होता है, ऑब्जर्व ये किया गया। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि सोडियम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है पोटेशियम से। ठीक, तो इसे आप नोट कर लो, जल्दी सब लोग नोट करो इसे, डेंसिटी वाला। देखो जहां जहां पे एक्सेप्शन हमने आपको पढ़ाया आज, ठीक है, उसे आप रट लेना, उससे लिख लेना 100%। जैसे ये डेंसिटी वाला, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, एक्वस रेडियस, ये आप रट लेना, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में उससे ऊपर मैंने आपके क्या पढ़ा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में जो एक्वस वाली रिएक्टिविटी थी वो भी आप रट लेना, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, सबका हो गया नोट? आज के जितने भी नोट्स हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं मैम से कह के आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का रह गया है, जिन बच्चों ने थोड़ा देर में स्टार्ट किया है उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज की यहीं तक रखेंगे क्लास। ठीक है, बाकी इसके आगे का कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, नोट्स भिजवा देना। हाँ बेटा भिजवा देंगे नोट्स।